बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक, कूल, मस्त। चलो हो गया, ठीक है, बस जाओ, हो गया। बात करेंगे गाइस पी ब्लॉक एलिमेंट में हेलोजन फैमिली की। और आई डोंट नो व्हाई आज मुझे तुम्हारे साथ में क्या 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 धूम तनाना करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि ये चैप्टर चले ही जा रहा है। ये चैप्टर चले ही जा रहा है। सन 1970 से ये चैप्टर चले ही जा रहा है और आज भी चल रहा है और कल भी चलेगा। खत्म ही नहीं हो रहा है ससुरा। चैप्टर ना हो गया हो, एकता कपूर का सीरियल हो गया हो, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, अपन भी चलाए जा रहे हैं। चलो ठीक है, अब क्या करें। अब भाई अपने मन से मैं चैप्टर खत्म तो कर नहीं सकता, वरना फिर मेरे गुल्लू गुल्लू बोलेंगे कि पढ़ाया नहीं आपने। पढ़ा रहा हूं तो बोल रहे जल्दी खत्म करो। ये मनुष्य क्या करे? हे पार्थ, मैं क्या करूं? कोई मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। चलो तो गाइस, पिछले वीडियो में एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। यस, कंप्लीट नहीं करी थी सर, शुरू करी थी। कहां तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तक बात कर ली थी। और हम लोगों ने यह देख लिया था कि आपका जो हेलोजन फैमिली है उसकी हम लोगों ने एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस देख लिया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था, ठीक है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी देख ली थी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देख ली थी। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोड़ दी थी शायद। तो गाइस, अगर मैंने पिछले वीडियो में, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कराई थी कि नहीं कराई थी। कुछ बच्चे बोलेंगे तब वीडियो पीछे करके देख ले, तो ठीक है, मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूं। हम लोग यहां पर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मुझे याद है तो हमने पहले एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ ली थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो गाइस हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर पिछले वीडियो में पढ़ा दिया हो तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, या आप स्किप भी कर सकते हो। तो गाइस अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी एक एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर, कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर किसी दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है। एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, तो वो एटम का न्यूक्लियस इतना शक्तिशाली या इतना पावरफुल होगा कि वो आउटर मोस्ट शेल में अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही रहा है, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है? वो पड़ोसी एटम के उस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच रहा है जिसने बॉन्ड बनाया है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये इस शेल में घूम रहा है, ये हमारा फ्लोरीन है, और ये फ्लोरीन के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है। ये इसके इंटरनल शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए, और ये इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये शेयरिंग हो गई। अब क्या होगा? ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपनी ओर खींच ही रहा है, वी ऑल नो, भाई खींचेगा ही ना, लेकिन वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच लेता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पावर को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं इस पावर को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसकी वजह से इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डायपोल। क्या क्रिएट हो गया? डायपोल क्रिएट हो गया। और ये क्या बनाया मैंने? एरो। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल, नॉट कंप्लीट वन, वन से छोटा। अगर कंप्लीट वन और यहां पर कंप्लीट -1, या सॉरी, यहां पर अगर कंप्लीटली -1 और यहां पर अगर कंप्लीटली 1 होता तो मैं समझता इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से डोनेट कर दिया गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। थोड़ा सा डोनेट किया, थोड़ा सा खसका है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव 1 से थोड़ा छोटा, पार्शियल नेगेटिव 1 से थोड़ा छोटा, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड में
पोलर बॉन्ड कहलाते हैं। और पोलर बॉन्ड कोई भी एटम तभी कर सकता है जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और सामने वाले की कम हो, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो गाइस हम लोग सब जानते हैं दैट फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है। क्यों डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है? उसके पीछे कुछ सिंपल से कारण है। पहला कारण एटॉमिक रेडियस का बढ़ना, एटॉमिक रेडियस के बढ़ने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट का बढ़ना, और ये दोनों एटॉमिक रेडियस यानी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ना, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ना, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। और तीसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकम्स नेग्लिजिबल, और कुछ बुक्स इसे कहती है दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। मैं चैप्टर की शुरुआत में बता चुका हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में नेग्लिजिबल क्यों लिखता हूं, क्योंकि बेटा आयोडीन के न्यूक्लियस में फ्लोरीन से कई गुना ज्यादा प्रोटॉन है, मतलब इसका न्यूक्लियस कमजोर नहीं है, उसको अंदर के शेल्स ने घेर लिया है, इस वजह से वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता है। तो पावर तो है बट यूजलेस है, तो इट बिकम्स नेग्लिजिबल। और कुछ किताबें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज क्यों लिखती है, क्योंकि अगर फ्लोरीन इतना ताकत से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस ससुरे के पास तो 9 प्रोटॉन है, तो इसका न्यूक्लियस इतना आतंक मचाए है। तो भाई आयोडीन के न्यूक्लियस में तो बहुत सारे प्रोटॉन है, 81 प्रोटॉन के आसपास होते हैं, या कितने 121, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं देख ही लेता हूं ना, मैं भी देख लेता हूं। 80 नहीं, एटॉमिक नंबर 53, ओके। तो इसके ससुरे के पास में 53 प्रोटॉन्स है, तो 53 प्रोटॉन्स वाला न्यूक्लियस ज्यादा शक्तिशाली है। तो हम जो उम्मीद कर रहे थे कि इसके मुकाबले इसका पावर ज्यादा होगा, उतना आया नहीं। तो एज कंपेयर टू फ्लोरीन जो एक्सपेक्टेड था उतना इसका नहीं आया, मतलब डिक्रीज हो गया, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो ये कुछ कारणों की वजह से, ये कुछ रीजंस की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कमजोर या डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक एटम की या एक न्यूक्लियस की पावर ही है जो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर लाती है। तो आई गेस ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़े। और छठी प्रॉपर्टी की तरफ चले, दैट इज एटॉमिसिटी। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के अंदर सब दिया है, आपको पता नहीं है, तुझे पता नहीं है पर तू है, तुझे पता नहीं है पर तू बहुत टैलेंटेड है, लेकिन तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है तू है। देखो तो गाइस, एटॉमिसिटी न्यूक्लियस क्या एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, बट एक लाइन में मैं आपको एलैबोरेट करके पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को मजा आ जाए, ठीक है। तो गाइस, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम। तो जब आपका कोई हेलोजन मॉलिक्यूल बनाता है तो वह हमेशा कौन से फॉर्म में बनाएगा, मैं आपको लिखवा देता हूं। तो हेलोजन ऑलवेज हैव एन एटॉमिसिटी इज इक्वल टू 2, यानी ये कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज डायटॉमिक, यानी आपको कभी भी जो फ्लोरीन है वो कैसा मिलेगा F2, क्लोरीन कैसा मिलेगा Cl2, ब्रोमीन कैसा मिलेगा Br2, आयोडीन कैसा मिलेगा I2। दे आर ऑलवेज फाउंड इन डायटॉमिक स्टेट। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीजन O2O3, सल्फर S8, S6, S20 तक पाया जाता है, फॉस्फोरस P4, इनके साथ ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, ये हमेशा कैसे पाए जाते हैं, डायटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं। क्या कोई इसका रीजन सोच सकता है कि यार इसके पीछे क्या रीजन होगा, जरा सोचो क्या रीजन होना चाहिए। रीजन मेरे प्यारे छोटू छोटू बच्चों, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N2 N p5। दे आर 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, काय के लिए शॉर्ट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो तुरंत एक फ्लोरीन बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा फ्लोरीन बोलेगा अरे मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्यों ना हम दोनों शेयरिंग कर लें, ये और ये शेयरिंग करके डायटॉमिक फॉर्म में आ जाते हैं।
और जैसे डायटोमिक फॉर्म में आए, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, दोनों स्टेबल, चकाचक। इसलिए दे आर ऑलवेज फाउंड इन डायटोमिक स्टेट। बोलो हाँ, बोलो बोलो बोलो, हाँ हाँ। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? क्या आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एटॉमिसिटी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत छोटू मोटू सा काम था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये एटॉमिसिटी आपको दे रखी है एनसीईआरटी में, बट गंदे तरीके से, मजा नहीं आया मेरे को, इसलिए मैंने अलग से पढ़ाया। नाउ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गाइस इसको यहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी के अंदर भी, और यहां पर जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका एक बार फिर से पिछवाड़ा क्लियर हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया, नॉट पिछवाड़ा, बैक कॉन्सेप्ट्स। ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे? मैंने वहां पर क्लियर करवा दिया था भाई, किसी भी एटम का मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लोग बोलते हैं रटो, मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूं कि इस चीज को रटा जाना चाहिए। भाई ये चीज कॉन्सेप्चुअल है। आप मेरे को एक बात बताओ, हो रही है ना दुनिया में कहीं ना कहीं। तुमने एप्पल फेंका, वो नीचे गिरा ना, क्यों गिरा? सर ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे मालूम पड़ा? सर हुआ, देखा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेल्टिंग पॉइंट मैंने मेरे मन से लिख दिया? भाई हुआ ना, तो कैसे हुआ? उसके डीप में जाओगे तब मजा आएगा। लोग इनऑर्गेनिक बड़ी होती है ना, कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, तू पहले खास ले, तू पहले सब कर ले, फिर बच्चों को पढ़ाना। हाँ, तो ये जो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी, ढेर सारी, एन नंबर ऑफ चीजें होती है, लेकिन उसको पढ़ाने में लोग कंटाल जाते हैं। लेकिन आप प्यार से पढ़ोगे तो देखो समझ में आएगा। भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या? एक सॉलिड का फिजिकल स्टेट बदल के उसको लिक्विड में ले गए। अब सॉलिड कैसा है वो कैसे पता चलेगा? सॉलिड स्टेट पढ़ा था, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी। तो एक सॉलिड जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत तगड़ी हो, उसको मेल्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे तुम्हारे आयोनिक सॉलिड्स, भाई आयोनिक सॉलिड्स तो लेटाइस के फॉर्म में रहते हैं, एक एनायन इधर, एक एनायन इधर, और इन दोनों के बीच में कैटायन। समझ रहे हो? एक एनायन इधर, एक एनायन इधर, और उसके बीच में कैटायन। तो एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, इतना खतरनाक जाला, इतना खतरनाक नेटवर्क बन जाता है कि उसको मेल्ट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? पैकिंग एफिशिएंसी। समझ रहे हो? तो अगर आपके सॉलिड की पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर कमजोर है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट आपके एटम के साइज के साथ साथ उसकी पैकिंग एफिशिएंसी पर भी डिपेंड करेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो प्यारे बच्चों आप बॉइल किसको करते हो? लिक्विड को। और लिक्विड के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी का कोई खास महत्व नहीं होता, क्योंकि लिक्विड के अंदर एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल दूसरे से दूर हो जाता है। दे हैव अ वेरी लार्ज डिफरेंस। तो उसको आपको वहां पर पैकिंग एफिशिएंसी नहीं देखनी होती, आपको देखना होता है एटॉमिक साइज। आपको क्या देखना होता है? एटॉमिक साइज। सर एटॉमिक साइज क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूं, फिर साइंटिफिक लेवल पे ले जाऊंगा। एक छोटू सा बच्चा है, गुजू गुजू, और एक बड़ा सा बच्चा है, गुजू गुजू। ये दो छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे हैं। अब इस छोटे बच्चे को बोला जाए कि तू अकेला 5 लोगों को अपने कंधे पे उठा के चल। छोटू सा बच्चा, और उसको बोल दिया तू 5 लोगों को अपने जैसे 5 लोगों को अपने कंधे पर उठा के चल। आप खुद देख रहे हो मेरे डायग्राम में मैं 5 लोग नहीं बना पाया, लेकिन इसको बोला जाए तू 5 लोगों को अपने कंधे पे उठा के चल, ये बोलेगा पांच नहीं, कितने उठा लिए? 1 2 3 4 5 6 7 उठा लिए। और भी डायग्राम उटपटांग बनाया, वरना और उठा लेता। तो इसके आसपास ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्यों चिपके हुए नजर आ रहे, और इसके आसपास कम मॉलिक्यूल क्यों चिपके नजर आ रहे?
सरफेस एरिया। जितना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा वाइड सरफेस। एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब ऐसा भी क्यों हुआ समझो, ऐसा भी क्यों हुआ ये भी समझो। ऐसा क्यों हुआ ये भी देखते हैं। देखो, जब छोटा एटम होगा तो छोटे एटम का न्यूक्लियस भी छोटा होगा और छोटे एटम के पास में नंबर ऑफ शेल्स भी कम होंगे। तो जो छोटा न्यूक्लियस होता है ना छोटे एटम का, उसकी क्या सोच रहती है? सब मेरा, जो मेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो मेरा है। समझ रहे हो? तो ये न्यूक्लियस बोलेगा तू भी मेरा, 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 तू भी मेरा। सब मेरे न्यूक्लियस, सब मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहने चाहिए। साहब मैं गरीब हूं साहब, मेरे इलेक्ट्रॉन मुझसे मत छीनो साहब, साहब गरीब का पेट पाल दो साहब। क्या बोलेगा ये? मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं मेरे माँ बाप मुझे गरीब पैदा किए, मैं गरीब हूं। तो ये क्या बोलेगा? मेरे इलेक्ट्रॉन मुझसे मत छीनो साहब। समझ गए? तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देने नहीं देगा। लेकिन जो बड़ा एटम होता है, अंदर इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। तो अब इस न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। जहां देखो वहां इलेक्ट्रॉन पड़े ले। मतलब ये अपना मोटा भाई है अंबानी जी, ये सुबह ब्रेकफास्ट में भी दूध के साथ सोने के बिस्किट खाते हैं। पैसा ही पैसा है, अपने पास बहुत पैसा है। तो क्या होगा, कोई पड़ोसी बोलेगा, ये जैसे ये आ गया साहब मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, तो ये बोलेगा ले यार तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, जा भूख मरे, जा चला जा। तो ये क्या करेगा, ये अपने वैलेंस शेल को पोलराइज हो जाने देगा। जो बड़ा एटम होता है वो अपने वैलेंस शेल को क्या कर देता है? पोलराइज, यानी इसकी पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी बड़े एटम की ज्यादा होती है। मतलब बड़ा एटम बोलेगा जा खींच ले मेरा इलेक्ट्रॉन, जा खींच ले मेरा इलेक्ट्रॉन, तू रख, अपने पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, ले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ले। ये गरीब है, मेरे इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं। तो क्या इसके पास पोलराइजेबिलिटी है? नहीं, इसकी पोलराइजेबिलिटी जीरो है। इसके पास में पोलराइज होने की एबिलिटी बहुत लेस है। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो क्या होगा, क्योंकि इसके पास, इसका स्वभाव है कि इसके पास में जो दूसरे मॉलिक्यूल्स आएंगे ये इन सबको अपने इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से नहीं देगा, थोड़ा सा उसकी तरफ खसका देगा, हल्का सा खसका देगा। और जब अपने इलेक्ट्रॉन ये दूसरे एटम की तरफ खसका देगा तो इनकी दोस्ती हो जाएगी, और इसी दोस्ती को बोलते हैं वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ में एक वेंडरवॉल फोर्स का रिश्ता बन गया, एक वेंडरवॉल अट्रैक्शन बन गया। और वेंडरवॉल अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल को बॉईल करना उतना मुश्किल होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में आप एक लिक्विड को कंप्लीटली गैस में बदल देते हो। मतलब अब ये मॉलिक्यूल अगर बॉईल हो गया तो फिर अब ये अकेला हो जाएगा, इसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इससे दूर हो जाएंगे। लेकिन लिक्विड में क्या होगा, इसके आसपास इसके जैसे ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो जब ये लिक्विड फॉर्म में होगा और इसके आसपास जितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और जितने सारे मॉलिक्यूल के साथ इसका वेंडरवॉल का कनेक्शन होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा, उतना इसको बॉईल करना मुश्किल होगा। तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसके पास में या उसके साइज पर। जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी, जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी, और जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतना स्ट्रॉन्ग वेंडरवॉल कनेक्शन, और जितना स्ट्रॉन्ग वेंडरवॉल कनेक्शन उतना हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑब्वियसली छोटे एटम की पोलराइजेबिलिटी बेल आइकॉन के बराबर होती है, छोटी सी होती है। छोटी पोलराइजेबिलिटी तो कम वेंडरवॉल अट्रैक्शन, कम वेंडरवॉल अट्रैक्शन तो फटाक से भाप बन के उड़ जाएगा, फटाक से बॉईल हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। तो गाइस क्या कहना पड़ा, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा
उसके पास में अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को दूसरे मॉलिक्यूल के थोड़ा करीब जाने का, यानी खुद को पोलराइज करने का ज्यादा पावर होगा। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। तो उसका इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट होकर किसी और मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा तो उनके बीच में डेवलप हो जाएगा वेंडर वॉल फोर्स, और जितना ज्यादा वेंडर वॉल फोर्स उन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से उतना अट्रैक्टेड होंगे। तो आपको उसे बॉयल करने के लिए, यानी हर मॉलिक्यूल को वेपर में या गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसे ब्रेक करना होगा। किसे? वेंडर वॉल फोर्स को। ज्यादा वेंडर वॉल फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया मेरा प्यारा देशवासियों? मुझे नहीं लगता कि इसे पढ़ाने में और समझने में कोई दिक्कत होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरा भाई और बहनों, कोई दिक्कत? पक्की बात? ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसका स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे दैट मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, मैं बिल्कुल यहां पर लिखवाऊंगा आपको एक बार और, द साइज, नो डाउट इट डिपेंड्स ऑन द साइज, बट ऑल्सो ऑन packing efficiency, but also on packing efficiency. Similarly, if we talk about boiling point depends on the size, no doubt ये size पर depend करेगा, and on the van der Waal force of attraction, and on the van der Waal force of attraction and on the van der Waal force of attraction। क्या है बात समझ में आ गई? अब मैं आपको यहां पर एक छोटा सा चार्ट बनवा देता हूं, देखो आप समझो। मॉलिक्यूल का साइज जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल का साइज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाई उसका पोलराइजेबिलिटी होगी। एंड व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी? मैं आपको समझा चुका हूं, कैपेसिटी टू गेट पोलराइज, पोलराइज होने की कैपेसिटी, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को सामने वाले की तरफ खसका देने की कैपेसिटी। बड़ा दिल रखना, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो वेन डर वॉल फोर्सेस कौन से वाले? अट्रैक्शन वाले ज्यादा होंगे। ये आप जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो, कॉपी ले लो, फटाफट लिखो। तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भुला दूं या मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, बहुत शानदार। चलो, तो गाइस यहां पर अपन बात करेंगे पहले मेल्टिंग पॉइंट की। तो प्यारे बच्चों, फ्लोरीन सबसे छोटा, इसलिए उसके अंदर वेन डर वाल फोर्स सबसे कम, ठीक है, और पैकिंग एफिशिएंसी भी कम। कारण फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के अगर करीब आ गया तो एक दूसरे पर रिपल्शन करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, न्यूक्लियस एक्सपोज्ड है। तो अगर एक फ्लोरीन का न्यूक्लियस, जैसे ये फ्लोरीन का एटम है और यहां पर दूसरा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल आ गया, अब इन दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन कॉज करेंगे, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर रिपल्शन कॉज करेंगे, तो दूर भागने की वैसी कोशिश करेगा। तो इसके अंदर एटॉमिक साइज छोटा होने के साथ साथ पुअर, क्या बोलेंगे, पुअर पैकिंग एफिशिएंसी। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसी है? पुअर है। क्योंकि क्यों पुअर है? आप ऐसा लिखेंगे बिकॉज न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, पुअर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। फिर इससे ज्यादा अच्छी किसकी होगी? क्लोरीन की। उससे ज्यादा अच्छी किसकी होगी? ब्रोमीन की।
और सबसे ज्यादा अच्छी किसकी होगी? आयोडीन की, क्योंकि एटॉमिक साइज आयोडीन का वैसे भी बढ़ गया है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा फोकस आप इस चीज पर करेंगे। ये बहुत अच्छी फैमिली है, बिल्कुल सीधा सीधा लॉजिक चल रहा है, कुछ उटपटांग हरकत करने की आपको जरूरत नहीं है। बस हम लोगों ने बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में फ्लोरीन क्लोरीन का कॉन्सेप्ट समझना था, बाकी सब कुछ सीधा सीधा है। एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चलेगा, फ्लोरीन से ज्यादा बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा बड़ा आयोडीन। ठीक है, बस ये आपकी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट का फैक्टर हो गया। बहुत इजी था, स्क्रीनशॉट ले लो। और अब आगे चलते हैं हम लोग इसकी कौन सी प्रॉपर्टी दिखा दूं, पहले इसको नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो प्यारे बच्चों, नोट करो। चलो, और मेरा प्यार प्यार सरकारी अस्पताल के छोटी हुई बेंच पर लगी हुई खड़ी कील। आगे चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। 8वां ही ना, पता नहीं कौन सा, ठीक है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। Oh my God, really are we talking about non-metallic properties? Yes. तो guys, क्या है non-metallic properties सीखेंगे प्यारे बच्चों। हम लोग सब जानते हैं that atomic radius जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटती जाती है, मतलब कैपेसिटी, वेरी गुड, काहे की, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। और भैया जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो अच्छा मेटल। देयरफॉर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सीधा सा गणित है, सीधा सा हिसाब है। तो अगर आपसे कोई बोले कि सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन, तो आप बोलेंगे फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। Oh my God, so tough, कैसे पढ़ा जाए इसे मैन, इतना टफ कैसे पढ़ा जाए साला छचुंदर ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, वैसे तो आयोडीन को नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है, कारण बिकॉज इट हैव रिक्वायरमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। भाई इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक्सेप्ट होते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, तो इट इज कंसिडर्ड एज नॉन मेटेलिक। बट इवन दो इट मस्ट बी इंक्लूडेड दैट इट इज सॉलिड, यानी जब ये I2 फॉर्म की बात कर रहा हूं, सॉलिड फॉर्म में ये I2 फॉर्म में सॉलिड होता है। एंड इसका लस्टर कैसा होता है? इसका मेटेलिक लस्टर होता है, मतलब ये हरकतें वैसा रहता नॉन मेटल है, पर इसकी हरकतें, इसकी फिजिकल अपीयरेंस, इसका देखने में, इसको जब आप पहली नजर में देखोगे, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तो ये मेटल जैसा जादू करेगा, दिखेगा मेटल जैसा, ठीक है ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, कुछ कुछ किताबें इसे F2, Cl2, Br2, I2 लिखती है, तो आप जैसा चाहें कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं मेरा प्यारा देशवासियों, आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, मैं भी यही करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और 9वीं प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कुछ नहीं, बस इसका अपन देखेंगे कौन सॉलिड, कौन लिक्विड, कौन गैस, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो गाइस सीधा सा गणित है, फिजिकल प्रॉपर्टी की अपन बात करना शुरू करते हैं, कौन सॉलिड, कौन लिक्विड, कौन गैस, और क्यों आप बताओगे, समझो। कह दो ना ये है अमोनिया, F2Cl2 Br2 I2। नाउ गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं ब्रोमीन लिक्विड है, तो मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूं। और अगर मैं आपसे कहूं आयोडीन सॉलिड है, तो मैं आपसे मां कसम बिल्कुल सही कह रहा हूं। लेकिन ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, दैट फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, और ये सारी बातें मैं कहां पर कर रहा हूं, रूम टेम्परेचर पे। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस प्रॉपर्टीज एट रूम टेम्परेचर। बट कारण मुझे बताइए,
कि फ्लोरीन क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैस का है, गैस का है, ब्रोमीन लिक्विड का है और आयोडीन सॉलिड का है। अभी तो सीखा, क्या सीखा? अरे यार क्या यार, तुम भी लंगड़ा बनारसी हो। क्या सीखा देखो समझो भाई, एस एटॉमिक रेडियस, यानी कि सिंपल सी भाषा में कहूं साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। भाई हम लोग साइज ऑफ द मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे यहां पर। F2Cl2Br2 बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बढ़ेगा? वैन डर वाल अट्रैक्शन। समझी गए हो? और अगर वैन डर वाल अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो उसे बॉइल करने में तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा। तो भैया फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, मतलब पोलराइजेबिलिटी सबसे कम, मतलब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम, इसलिए रूम टेम्परेचर पे गैस। जो रूम टेम्परेचर पे गैस है, मतलब तुम देख लो तुम्हारे चारों तरफ 25 डिग्री, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, मतलब बारिश गिर रही है, ठंड अच्छा मौसम हो गया है, चलो 30 डिग्री मान लेते हैं। अगर तुम्हारे आसपास अभी 30 डिग्री का तापमान है और तुम्हारे आसपास जो गैसेस दिख रही हैं वो 30 डिग्री पर गैस है, तो लिक्विड कब होगी? नो डाउट इससे कम टेम्परेचर पर, इससे कम टेम्परेचर पे लिक्विड होगी। और वो सॉलिड कब होगी? वो इससे भी कम टेम्परेचर पे, वेरी लेस, मतलब हो सकता है सब जीरो टेम्परेचर पे वो क्या हो? वो सब जीरो टेम्परेचर पे सॉलिड हो। तो भैया जो रूम टेम्परेचर पे तुमको सॉलिड दिख रहा है, जो तुमको 30 डिग्री पे सॉलिड दिख रहा है, वो इससे ज्यादा टेम्परेचर पे लिक्विड होगा और उससे ज्यादा टेम्परेचर पे गैस होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा ना। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। क्या है इसमें? थू है तेरे पे, थू है। चलो गुलगुलो लिख लो और फिर आगे चलते हैं 10वीं प्रॉपर्टी की तरफ, जो आपको आगे चल के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन में बहुत मदद करेगा। वो यही हम लोग कर लेते हैं, मजा आ जाएगा, उसको यही कर लेंगे। चलो, एंड दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हो गया? चलिए, अरे कह दो ना, कह दो ना, ये है अमोनिया। चलो, लास्ट तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि इसके बाद मुझे कलर भी डिस्कस करना है, जो अपन अगले वीडियो में करेंगे, नो डाउट। तो क्या बोल रहा था मैं, क्या पढ़ा रहा हूं तुमको? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहा हूं तुमको मैं? पी ब्लॉक। कितने सालों से? 1970 से। तुमको पढ़ाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, तुम्हारे पोते पोतियों को पढ़ाऊंगा, फिर उनके पोते पोतियों को पढ़ाऊंगा और पढ़ाता रहूंगा। चलो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है प्यारे बच्चों? इट इज द एनर्जी गिवन टू 1 mole of bond so that they convert into atom। यानी अगर आपके पास में मॉलिक्यूल है और अगर उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ना जाए या तोड़ने की कोशिश की जाए तो वो मॉलिक्यूल टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास में F2 है, तो भाई F2 के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आप इस बॉन्ड को, इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दोगे जिससे ये बॉन्ड टूट जाए और ये फ्लोरीन अपने फ्री रेडिकल फॉर्म में अलग अलग हो जाए, सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अंग्रेज लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग इसे ऐसा बोलते हैं, इट इज द एनर्जी गिवन टू अ मॉलिक्यूल, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole ऑफ बॉन्ड इन गैसियस स्टेट। यानी अगर तुम्हारे पास में एक मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में है तो उसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आप जो एनर्जी देते हो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मेरा प्यारा मित्रों, ठीक है, तुम अपनी देसी भाषा में याद रखो, का बोलेंगे देसी भाषा में? बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी
कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आहा, ठीक है, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइस यहां पर एक बड़ा अजीब सा फंडा देखने को मिलता है, यहां पर एक बड़ा अजीब सा फंडा देखने को क्या मिलता है, दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन, आप देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किन चीजों पर डिपेंड करेगी, आप जरा सोचो। पहली चीज साइज पर, भाई आपके एटम का साइज जितना छोटा होगा, आपके एटम का साइज जितना छोटा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। मैंने आपसे बताया था, क्यों? क्योंकि इस समय इसके अंदर लगने वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज्यादा कमजोर होगा। तो न्यूक्लियस जितना ताकतवर होगा, न्यूक्लियस जितना पावरफुल होगा, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत से पकड़ सकेगा। एटॉमिक साइज छोटा होने के पीछे कारण ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियस जितना पावरफुल होगा वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा, जाने नहीं देगा। इसी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, मानते हो इस बात को? तो गाइस जितना छोटा साइज उतनी कम स्क्रीनिंग इफेक्ट और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, मतलब उन दो एटम्स के बीच का बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सो देयरफॉर स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड उतनी ज्यादा तुमको लगेगी एनर्जी। हेंस हायर विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, यानी हायर विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कंसेप्ट समझ गए? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस पर डिपेंड करेगी? तुम्हारे न्यूक्लियस के पावर पे। जितना शक्तिशाली न्यूक्लियस उतना ज्यादा कंट्रोल में उसका अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उतना कंट्रोल में पड़ोसी एटम का इलेक्ट्रॉन। तो जब वो पूरी तरीके से अपने बॉन्ड को अपने कंट्रोल में रखेगा, तुम्हारी मजाल है तुम उसको तोड़ के बता दो। मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरे मित्रों, क्या तोड़ सकते हो ऐसा बॉन्ड? नहीं, मुझे नहीं लगता। समझ में आ गई बात? कोई परेशानी? तो यहां पर सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको यह लगाना है कि भैया फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, फिर इसका बड़ा, फिर इसका बड़ा, फिर इसका सबसे बड़ा। क्या साइज? गंदी सोच वालों, साइज। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, लेकिन यह फैक्टर काम नहीं कर रहा। देयर इज एन एक्सेप्शन। आ गया तुम्हारा फेवरेट एक्सेप्शन। पूरी एनर्जी बर्बाद, पैसा बर्बाद। यहां पर एक्सेप्शन क्यों आ गया वो मैं आपको बताता हूं, बट पहले ये कॉन्सेप्ट लिख लो, ये हर जगह काम आएगा। एक्सेप्शन क्यों आ रहा है वो मैं आपको सिखा दूंगा, बट पहले इसको नोट कर लो। खींच लिया फोटो, ठीक है? चलो अब ट्रेंड मैं आपको सिखाता हूं। देखो ट्रेंड पूरा सेम है, बस आपको क्या करना पता है? पता होता तो तेरे से पढ़ने आते क्या? कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, फ्लोरीन को आगे से उठा के पीछे रख देना है, यानी Cl2, Br2, I2 एंड सबसे लीस्ट F2। सर ये तो आपने जो सिखाया वो यहां तक एप्लीकेबल हो रहा है। साइज बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इस वजह से न्यूक्लियस की पावर कमजोर हो रही है। भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस की पावर है, तो न्यूक्लियस की पावर कम हो रही है, तो जो तुम्हारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो रही है। ये पैटर्न सही है। ये ससुर का नाती फ्रंट से लास्ट में कैसन, मतलब इसको यहां होना चाहिए था, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है, न्यूक्लियस सबसे पावरफुल है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। पर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? कारण समझो। एक्चुअली क्या है प्यारे बच्चों, कभी कभी हद से ज्यादा स्ट्रांग होना भी हमारे लिए बुरा हो जाता है। कभी कभी हद से ज्यादा स्ट्रांग होना भी हमारे लिए बुरा हो जाता है। समझो कैसे? भाई फ्लोरीन का न्यूक्लियस आज की तारीख में सबसे ज्यादा पावरफुल है,
ये फ्लोरीन का फर्स्ट शेल, हम लोग जानते हैं फ्लोरीन का जो साइज है वो भी बहुत छोटा होता है, यानी सेकेंड पीरियड में लिथियम, देन कौन आता है बेटा मांगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। नहीं, लिथियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट आने में एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, शेल नहीं बढ़ रहा है। उसी शेल के अंदर यानी सेकेंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़े जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़े जा रहा है, तो शेल नहीं बढ़ रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल भी नहीं बढ़ रहे हैं, बस प्रोटॉन बढ़ रहा है न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है। और जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो सेकेंड शेल में ही हो रहा है, सेम शेल में हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा तो अट्रैक्शन बढ़ा, इसलिए साइज छोटा हो गया। तो तुम्हारा जो फ्लोरीन है उसका साइज सबसे छोटा है। तो ये तुम्हारा फ्लोरीन हो गया। ये इसके पास में तुम्हारा दूसरा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल आ गया। ये फ्लोरीन का फर्स्ट शेल और ये फ्लोरीन का सेकेंड शेल। अब गाइज यहां पर क्या हुआ, जब ये दोनों फ्लोरीन बहुत ज्यादा नजदीक आ गए तो इन दोनों के न्यूक्लियसेस के बीच में इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। एज द टू एटम अप्रोचेस ईच अदर, जब ये दोनों फ्लोरीन एक दूसरे की तरफ आएंगे और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जब इन दोनों फ्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? साइज छोटा है, साइज बहुत छोटा है। तो जब न्यूक्लियस पास आएंगे, जब एटम पास आएंगे तो इतने करीब आ जाएंगे कि इनके न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे ए करके, तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा। दूसरा, ये वैलेंस शेल भी छोटा ही है, ये कोई वैलेंस शेल कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। याद करो मैंने वहां सिखाया भी था तुमको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के शेल का साइज छोटा होता है। इस वजह से जब फ्लोरीन में एक नया इलेक्ट्रॉन भी आएगा तो यह रिपल्शन बढ़ा देगा न्यूक्लियस के बीच में, मतलब बहुत छोटा साइज है। तो जब ये दोनों फ्लोरीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे, पास पास आएंगे, इंटर न्यूक्लियर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ जाएगा। यानी इन दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे? रिपेल। अब एक बात बताओ, इस दो तरीके के रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से ये जो दोनों फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है, विल इट बी स्टेबल? नहीं, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा लो रहेगी। क्यों ज्यादा लो रहेगी? क्योंकि एक तो इन दोनों फ्लोरीन के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, दोनों ही एटम्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। समझ रहे हो? रिपेल कर रहे हैं, तो दो प्रकार के रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड बना है। तो ये बॉन्ड की स्टेबिलिटी लो है, मतलब एनर्जी हाई है। और एनर्जी हाई होने का मतलब क्या है? एनर्जी हाई होने का मतलब है दैट बॉन्ड विल इजीली ब्रेक। बॉन्ड क्या हो जाएगा? बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? छोटी छोटी बच्चे गिली 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 गिली, समझ में आई? ले 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 ले, समझ में आई? कोई दिक्कत? बस। अच्छा, तो सर अगर ऐसा तो बॉन्ड क्यों बना? प्यारे बच्चों, बॉन्ड इसलिए बना कि जब दोनों फ्लोरीन के एटम एक दूसरे से दूर थे तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश में था, ये फ्लोरीन भी अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश में था। इसका न्यूक्लियस भी शक्तिशाली, इसका न्यूक्लियस भी शक्तिशाली, तो इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, दोनों एक दूसरे की तरफ भागे। ये लड़का ये लड़की, इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, आहा बहुत अच्छी लड़की है, ओहो बहुत अच्छा लड़का है, दोनों एक दूसरे की तरफ भागे, ओहो ओहो, कमिट हो गए, कमिट हो गए। अब पता चला ई ससुरी तो बहुत खराब है, ई तो बहुत परेशान करती है, और इसको पता चला ई ससुरा तो बहुत खराब है, छिछोरा है। अब पास आके समझ में आया कि गड़बड़ क्या है। दया,
पता लगाओ क्या गड़बड़ है, समझ रहे हो। तो दूर से बहुत अच्छा अट्रैक्शन हुआ, लेकिन जब पास आए तो दोनों के न्यूक्लियस इतने करीब आ गए कि इनमें रिपल्शन हो गया, दोनों के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इतने करीब आ गए कि रिपल्शन हो गया। तो अट्रैक्शन के मुकाबले रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो गए तो बॉन्ड कमजोर हो गया, इसलिए बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। तो बस यही कारण है कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखा के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मेरी आज की स्पीच यहीं खत्म करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इसी प्रकार देश की प्रगति के लिए तत्पर्य रहेंगे और कार्य करते जाएंगे। वाह 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 वाह। चलो, तो क्या बोलेंगे, दैट F2 shows unexpectedly low bond dissociation enthalpy because fluorine shows unexpectedly low bond dissociation enthalpy because of its very small size, because of its very small size when two fluorine atoms combines to form an F2 molecule. Their nucleuses will start repelling each other, and so that their valence shell electron, hence stability decreases and bond weakens, या bond becomes weak। खत्म बात। ठीक प्यारे बच्चों, तो ट्रेंड क्या फॉलो करेंगे, सबसे ज्यादा Cl2, फिर Br2, फिर I2 और सबसे कम F2। मतलब F2 सबसे जल्दी इसका बॉन्ड टूट जाएगा, हेंस F2 मॉलिक्यूल इज मोस्ट रिएक्टिव। इस बात का ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा तेज रिएक्टिविटी करेगा, ये केमिकल प्रॉपर्टी में काम में आएगा। तो चलो प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, कलर को डिस्कस करेंगे और चलेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या शो होगा उसकी तरफ। So guys, I hope you enjoyed the video. See you in the next class. Bye bye. Have a great day. Sayonara. Choose am ki gutly.